हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। चलिए आज हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री में विद्युत रसायन का अगला पार्ट पढ़ते हैं। तो ये है क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो विद्युत रसायन में पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। अगर आप लोग उसको न देखे हों तो एक बार प्लेलिस्ट में जा करके और क्लास 12 केमिस्ट्री को सेलेक्ट करें और फिर उसमें पिछली वीडियो को जरूर देख लें। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अगली चीज। जी हाँ, कंडक्टेंस को चालकत्व और ये क्या है, चालकता। चलिए पहले तो हम ये जान लें कि क्या है ये पदार्थ के विद्युतीय गुण है। ऐसे गुण है विद्युतीय गुण। कई प्रकार के गुण होते हैं, तो इन गुणों को हम वर्गीकृत करते हैं, उनको वर्गों में विभाजन करते हैं। तो ये जो गुण है चालकत्व और चालकता, ये क्या है, विद्युतीय इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी के आधार पर, इस गुण के आधार पर हम पदार्थों को कई वर्गों में बांट सकते हैं। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूं। ये पहला वर्ग अपना है कंडक्टर। कंडक्टर यानी चालक। ओके, अब ऐसे पदार्थ जो विद्युत का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कर सकते हैं या जिनके द्वारा विद्युत का संवहन संभव हो, वही क्या होंगे, चालक, या जिन्हें हम अंग्रेजी में बोलेंगे कंडक्टर्स। ओके, दूसरा चीज होता है नॉन कंडक्टर, जिसे कहते हैं अचालक। ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा या जिनसे होकर विद्युत का संवहन नहीं हो पाता। ठीक है, विद्युत का संवहन नहीं हो पाता। जैसे मैं आपको बता दूं, प्लास्टिक है, जैसे सूखी लकड़ी है, ये सारे पदार्थ जो विद्युत का संवहन नहीं कर पाते, वे क्या कहलाते हैं, अचालक। अचालक को हम इंसुलेटर या विद्युत रोधी भी कहते हैं। विद्युत रोधी, अंडरस्टैंड, या अंग्रेजी में इंसुलेटर, इंसुलेटर भी बोलते हैं। और एक तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। जी हाँ, ये हिंदी में कहलाता है अर्धचालक। क्या कहलाता है, हाँ, अर्धचालक कहलाता है। मतलब ये कि इसकी जो चालकता होती है इन दोनों पदार्थों के मध्य की होती है। जो चालक होते हैं इनसे चालकता कम होती है और जो अचालक होते हैं इनसे चालकता अधिक होती है, इसीलिए इसको अर्धचालक हम कहते हैं। और अर्धचालक जो होते हैं वो बेसिकली जो मेटलाइड हैं, धातुएं, वे होती हैं। और बेस्ट उसमें कौन है, उसमें बेस्ट है जर्मेनियम यानी जीई और सिलिकॉन। ये तो जो है ऐसे मेटलाइड्स हैं, धातुएं हैं जो अर्धचालक की तरह बिहेव करती, बढ़िया अर्धचालक होती है। अब उसके बाद जो चालक है अपना चालक, इसको हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप्स में इसको हम बांट सकते हैं। एक होता है धात्विक चालक, यानी मेटालिक को हम बोलते हैं धात्विक, धात्विक चालक। और दूसरा होता है भैया इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य या आयनिक चालक। आयनिक चालक, आयनिक चालक। थोड़ा मैं बात करूंगा चालक पदार्थों पर। यानी जैसे मैंने बताया भी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत का संवहन करते हैं या जिनसे होकर विद्युत सम्मोहित हो जाती है, तो वे क्या होते हैं, चालक होते हैं। जैसे
आपकी बिजली की सॉकेट बोर्ड पर लगी हुई है और उसमें आप तार घुसाकर और विद्युत को वहां से दूसरे ऑपरेटर्स तक लाते हैं और उसका यूज करते हैं। तो जो आप तार लगाते हैं वो चालक है, क्योंकि उसके तहत या उसके द्वारा या उससे होकर विद्युत का संवहन हो जाता है। तो चालक चालक क्यों है? जो चालकता होती है वो दो कारणों से होती है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस या मुक्त आयन। ओके, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, देखिए भाई कोई भी पदार्थ है तो अगर वो चालक है तो चालक होने के दो रीजन हो सकते हैं, माने दो वजहों से ही वो चालक हो सकेगा। वो ये या तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा या तो मुक्त आयन होगा। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर चार्ज होता है ना, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चार्ज को अगर कैरी करेगा एक जगह दूसरी जगह ले जाएगा तो वही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या होती है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा तभी बह सकेगी जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा या मुक्त आयन होगा। अब धात्विक चालकों में जैसे एग्जांपल की बात करें तो जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी धातुएं हैं या मिश्र धातुएं हैं, ये सब क्या है, धात्विक चालक हैं। और आयनिक चालकों में जितने भी विद्युत अपघट्ट के या तो जलीय विलयन या तो गलित विलयन, देखिए गलित या घुलित, गलित या घुलित विलयन किसके, विद्युत अपघट्ट के। गलित विद्युत अपघट्ट या घुलित विद्युत अपघट्ट, ये एग्जाम्पल किसके हैं, आयनिक चालक। ओके, अब ये जो आयनिक चालक होते हैं ये दो तरह के होते हैं भाई। आयनिक चालक कितने तरह के, दो तरह के, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघट्य। तो कुछ विद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं जो जल में बहुत तेजी से आयनित होते हैं, यानी बहुत अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में आयंस उपलब्ध कराते हैं। ओके, तो चाहे वो पॉजिटिव आयन चाहे निगेटिव आयन, ये आयंस की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है, जो जल में डिजॉल्व होकर आयनित होकर ज्यादा मात्रा में आयन उपलब्ध कराते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और जो कम मात्रा में ये पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन उपलब्ध कराते हैं वे वीक होते हैं। तो आयनिक सॉल्यूशन या आयनिक कंडक्टर दो तरह के होंगे, एक स्ट्रांग और दूसरे वीक। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे इसका जितने भी प्रबल अम्ल हों या क्षार हों, या कोई, तो जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ जो लवण होगा वो सब क्या होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में होगा। या कभी कभी ऐसा भी है कि प्रबल अम्ल हो और इसके साथ दुर्बल कोई क्षार रिएक्शन करे तो भी जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो प्रबल होगा। या जैसे दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो भी जो इलेक्ट्रोलाइट यानी साल्ट जो बनेगा वो जो है प्रबल ही होगा। तो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार, फिर प्रबल अम्ल हो दुर्बल क्षार या दुर्बल अम्ल हो प्रबल क्षार, इनसे बने हुए जितने साल्ट होंगे वे सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। वीक में जैसे कि हम एक ही एसिड ले लिया CH3COOH, कार्बनिक एसिड जितने होते हैं बेसिकली वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे, कार्बनिक वाले। दूसरा ये भी कि जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बने होंगे साल्ट, दुर्बल अम्ल
व दुर्बल क्षार से बने जो साल्ट होंगे, जो लवण होंगे, वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट। आइए आगे पढ़ते हैं। ये जो आपका अर्धचालक है, ये दो प्रकार का होता है, एक एन टाइप और एक टाइप। ओके, देखिए जो सेमीकंडक्टर हैं इनको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक होता है इंट्रिंसिक। तो जो इंट्रिंसिक होता है वो प्योर होता है, और एक्सट्रिंसिक जो होता है वो कुछ अन्य तत्व उसमें डोप कर दिए जाते हैं, डोपिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? डोपिंग। तो डोपिंग जब की जाती है तो एक एन टाइप हो जाता है, एक पी टाइप हो जाता है। यानी कि जब हम अर्धचालक की करें, अर्धचालक जो होता है दो प्रकार का होता है, एक एन और एक के। आइए हम लोग पढ़ते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ या ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम यार आप लोग हाई स्कूल पढ़े होंगे कि ओम का नियम क्या है। बावजूद इसके चलिए रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इससे एक चीज हमको प्राप्त होगी जिसका हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बार बार यूज करना होगा। देखिए ओम का नियम क्या है मित्र? ओम का नियम है V प्रोपोर्शनल I। ओके, इतना ही अगर आप याद रखो तो ओम का नियम आप बता सकते हो कि ओम का नियम क्या है। ठीक है, V प्रोपोर्शनल I यानी कि दो तारों के बीच स्थित विभवांतर में बह रही धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान से सुन लो यार, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम बहुत सिंपल है और इसको हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। ओम का नियम यह है कि किन्हीं दो तारों के बीच स्थित जो विभवांतर है उसमें बह रही विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दिस इज विभवांतर। क्या है ये? विभवांतर। ओके, तो विभवांतर क्या है? ये प्रोपोर्शनल है किसके? आई मीन्स होता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा के प्रोपोर्शनल होता है। अब उसके बाद अगर हम इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो यार आ जाता है V इज इक्वल टू R इंटू I। ओके, R क्या है? R जो है कहा जाता है प्रतिरोध। R क्या होता है? प्रतिरोध। जी हाँ, नोट दैट R इज रेजिस्टेंस, R प्रतिरोध। और अगर R बराबर हम निकालना चाहें तो हो जाता है V अपॉन I, और V का जो मात्रक होता है यार, V को जो नापते हैं वो वोल्ट में नापते हैं, तो ये हो जाता है वोल्ट। और ये जो I है, I को नापते हैं यार एम्पियर में। तो अब इसके अगर मात्रक की बात अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रतिरोध का क्या मात्रक होगा, तो आप कह सकते हो वोल्ट प्रति एम्पियर। जी हाँ, क्या कहोगे? वोल्ट प्रति एम्पियर। अब उसके बाद एक चीज और यार, अगर वोल्ट प्रति एम्पियर नहीं कहते हो तो इसको हम जो जिन्होंने ये नियम दिया है ओम ने, उनके नाम के आधार पर इसका मात्रक ओम भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। बाल्टी का जो कड़ा होता है उस तरह का ये एक साइन है, इसको ओमेगा बोलते हैं, तो ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर का मात्रक क्या? आर का मात्रक क्या हुआ? ओम हुआ या ओमेगा। ओके, दिस इज ओम्स लॉ। अब थोड़ा समझिएगा, जो आर होता है ना, आगे की बात कर रहा हूं, आर जो होता है वो चालक तार के लंबाई पर डिपेंड करता है। यानी कोई तार जितना लंबा होगा, जितनी उसकी लंबाई अधिक होगी, वो जो है उतना ही प्रतिरोध जनरेट करेगा। तो आर प्रोपोर्शनल एल होता है, और वही दूसरा आर प्रोपोर्शनल 1/a भी होता है। व्हाट इज ए? ए होता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सपोज दैट दिस इज अ चालक तार। ओके, अब यहां से हमने इसको काट दिया अनुप्रस्थ, तो हमें जो ये गोला इसका एरिया दिखेगा, ये अनुप्रस्थ काट, यहाँ अनुप्रस्थ इसको काट दिया तो जो ये एरिया दिखेगा वही क्या है? ए। तो एरिया जितना ज्यादा होगा
प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यानी यार यानी चालक तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और चालक तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो दीज आर टू फैक्ट्स। एक तो ये कि चालक तार जो है लंबाई पर डिपेंड कर चालक तार की लंबाई पर डिपेंड करेगा प्रतिरोध, और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करेगा प्रतिरोध। तो अगर इन दोनों समीकरणों को हम मिला दें यार तो वो हो जाता है R प्रोपोर्शनल L बाई A। अंडरस्टैंड? L बाई A, L बाई A, R प्रोपोर्शनल L बाई A हो जाता है। और अगर R बराबर हम निकालें तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम प्रेजेंट करते हैं रो से, तो हो जाएगा रो L बाई A। रो क्या है यार? रो है विशिष्ट प्रतिरोध। अंडरस्टैंड? क्या है ये? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी मेरा ख्याल है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर हम रो बराबर निकालें यहां से रो बराबर निकालें, बताओ क्या होगा? हो जाएगा यार यहाँ पर बटे 1 करो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आ जाएगा आर ए बाई एल। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर आ जाएगा आर ए बाई एल। अब आर आपका प्रतिरोध है, ए क्या है? चालक तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, और एल क्या है? चालक तार की लंबाई। अब मात्रक की बात कर लेते हैं यार फटाफट। मात्रक इसका भाई ओम होता है। क्या होता है? ओम आर का, और ए अगर क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? जी हाँ, मीटर स्क्वायर। और लंबाई है तो क्या होगा? मीटर होगा। अब ये पावर 2 मीटर से कैंसिल। अब आगे आ जाएगा ओम मीटर, इसका मात्रक होगा ओम मीटर। अंडरस्टैंड? ठीक है, कोई दिक्कत? या फिर हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एम। यस, ओम मीटर। ठीक है, आगे आइए। ओम के नियम के बाद हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व। चालकत्व क्या है यार? अभी हमने ओम के नियम में पढ़ा कि आर जो होता है वो क्या होता है? प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध। अगर हमें चालकत्व निकालना है तो हम लिखेंगे 1/r। ओके, और चालकत्व को प्रकट करते हैं सी से। किससे प्रकट करते हैं? सी से। सी, तो C इज इक्वल टू क्या होगा? 1/r होगा। तो हमको डिफाइन करना हो कि चालकत्व क्या है, तो कहेंगे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालक। बात करें विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ये क्या होता है? लिख देता हूं विशिष्ट चालकत्व विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ये क्या होता है यार? विशिष्ट चालकत्व ये तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अभी आपने पढ़ा था कि रो को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। आप जान लीजिए जो विशिष्ट चालकत्व होता है या चालकता, इसको प्रेजेंट करते हैं कप्पा से। कैसे प्रेजेंट करते हैं? कप्पा से। और कप्पा बराबर हो जाएगा 1/रो। जी हाँ, क्या हो जाएगा? 1/रो। ये आपने पढ़ा रो बराबर क्या होता है यार? रो बराबर होता है आर ए बाई एल। आर ए बाई एल। अब इसका अगर हम यहाँ पर व्युत्क्रम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एल बाई आर ए। एल बाई आर ए, कप्पा बराबर हो जाएगा एल बाई आर ए। अब इसका मात्रक अगर बात करें, मात्रक तो मात्रक हो जाएगा उसका उल्टा, यानी कि यहाँ मीटर इनवर्स और ओम इनवर्स।
ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ओके, आगे आइए पढ़ते हैं टाइप ऑफ कंडक्टिविटी, यानी चालकता के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? चालकता के प्रकार। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चालकता कितने प्रकार का? दो प्रकार का। इसको मोलर चालकता, मोलर चालकता, और इसको बोलेंगे तुल्यांक चालकता। ठीक है, तो चालकता कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की, एक मोलर कंडक्टिविटी और एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या तुल्यांक चालकता। मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता। अब एक एक को समझेंगे कि यार मोलर चालकता क्या है। मोलर चालकता समझने के लिए मैं एक आपको ये डायग्राम बना रहा हूं, देखो यार ये क्या है। ये क्यूब है। क्या है ये? क्यूब। अब इस क्यूब में अगर हम एक डायमेंशन को 1 सेंटीमीटर रखें, एक डायमेंशन को, एक बीमा को, चाहे लंबाई चाहे चौड़ाई, सब सबसे में तो होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो एक डायमेंशन को हमने क्या रखा? 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो आयतन होगा क्या होगा? 1 घन सेंटीमीटर। सुन लीजिए ध्यान से, 1 घन सेंटीमीटर आयतन के विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित है। तो उसके कारण उपलब्ध कराए गए जो आयनों की चालकता शक्ति होगी वही क्या होगा? मोलर चालकता होगा। ठीक है, समझ में आया? ये 1 घन सेंटीमीटर आयतन है विलयन का, और इस विलयन में 1 मोल, कितने मोल? 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला है। अब उस 1 मोल विद्युत अपघट्य के कारण उपलब्ध कराए गए जो आयन होंगे उनके कारण उत्पन्न जो चालकता शक्ति है उसे क्या बोलेंगे? मोलर चालकता। और इतने ही आयतन के विलयन में अगर अगर 1 मोल न घुले, 1 ग्राम तुल्यांक घुल जाए, विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम क्यू घुले और उसके कारण उपलब्ध कराए गए आयनों के कारण जो चालकता शक्ति होगी तो फिर उसको हम तुल्यांक चालकता कहेंगे। समझ में आ गया होगा? केवल एक वर्ड का डिफरेंस है। मोलर कंडक्टिविटी में क्या है? 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित होगा, उसके कारण उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति मोलर चालकता होगी। तो अगर 1 घन सेंटीमीटर आयतन के विलयन में उपस्थित 1 ग्राम क्यू विद्युत अपघट्य होगा तो उसके कारण उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को हम क्या बोलेंगे? तुल्यांक चालकता बोलेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? मोलर चालकता को लैम्डा एम से, और तुल्यांक चालकता को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई क्यू से। ओके, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू, फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। एम क्या है? मोलरता, और ये होता है कप्पा इंटू 1000 बटे नॉर्मलता। ठीक है, तो ये फार्मूला हमको ध्यान रखना है। इसके मात्रक क्या होते हैं? कप्पा का मात्रक होता है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ओके, बट हम जानते हैं कि यहाँ डिफिनीशन में हमने लिया है 1 घन सेंटीमीटर आयतन, विलयन का 1 घन सेंटीमीटर आयतन लिया है ना? तो मोलरता, यहाँ ये मोलरता है, इसलिए हम
यहाँ पर इसका मात्रक ले सकते हैं, कप्पा का मात्रक ले सकते हैं ओम इनवर्स इंटू सीएम इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू सीएम इनवर्स। ओके, अब इसका जो मात्रक होता है मोलरता का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोल, नंबर ऑफ मोल्स बटा आयतन कितना है, सीएम घन क्यूब। तो हो जाएगा ओम इनवर्स ज्यों का त्यों, ठीक है। और हो जाएगा सीएम स्क्वायर और मोल, ओके। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर चालकता यानी लैम्डा एम। ठीक है, आगे आए, अगर हम बात करें लैम्डा इक्यू का मात्रक क्या होगा, तो हमने लिखा था कप्पा इंटू 1000 बटा एन। ओके, कप्पा का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इसका मात्रक हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्यू ओके, और डिवाइड बाई सीएम क्यूब। धन सेंटीमीटर में लिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा ओम इनवर्स सीएम स्क्वायर एंड ग्राम क्यूब। ठीक है, ग्राम क्यूब इनवर्स हो जाएगा। What is the relationships between lambda m and lambda eq? ठीक है, इसमें और इसमें क्या रिलेशनशिप है, यू हैव ऑलरेडी नोन, आप ऑलरेडी जान चुके हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटा एम होता है। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड कप लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटा नॉर्मलता होता है। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अगर हम डिवाइड कर दें, क्या चीज डिवाइड कर दें किसको, लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा इक्यू, तो क्या निकलेगा, एन बाई एम। तो बराबर होगा इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्यू, नंबर ऑफ ग्राम इक्यू ग्राम तुल्यांक, और नीचे नंबर ऑफ मोल। दिस इज द रिलेशनशिप। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस या चालकत्व का मापन, चालकत्व का मापन, इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये व्हीटस्टोन सेतु है। इसमें देखिए चित्रानुसार हम 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं, बीच में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और सेल्फ बैटरी कुंजी लगा देते हैं। अब उसके बाद जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो एक इसमें हम परिवर्तनशील रखेंगे, एक क्या रखेंगे, परिवर्तनशील प्रतिरोध रखेंगे, और एडजस्ट करेंगे इस प्रकार से इसको परिवर्तित करके कि इसका जो गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक है वो 0 हो जाए।
उस समय क्या होता है, आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणनफल, अगर इसको आप R1 मानते हो, इसको R2 मानते हो, इसको R3 और इसको R4, तो आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणनफल यानी R इंटू R4 ये बराबर होगा आमने सामने के यानी R2 इंटू R3 के गुणनफल के बराबर। ओके, अब अगर इस इक्वेशन का हम यूज करें, ओके, इस इक्वेशन का यूज करें, हमें कोई ऐसा प्रतिरोध हो जिसका मान पता ना हो, सपोज दैट R2 इज अननोन, X है, और हमें X की वैल्यू को निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं कैसे, R1 into R4 is equal to X into R3, then X will be R1 into R4 डिवाइड बाई R3। ओके, और जिस समय हम किसी अननोन प्रतिरोध का न्यूमेरिकल वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे, उस समय हम C बराबर चूंकि जानते हैं 1/R होता है, तो C की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन सेतु। इससे हम चालकत्व का मापन कर सकते हैं। कोई सपोज दैट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, ये एक बीकर है और इस बीकर में हमने कोई साल्ट का एक्वा सॉल्यूशन बना रखा है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। अब इस साल्ट के हमें इस साल्ट का चालकत्व तो हमें मापना है, तो हम यहाँ ये R2 है, जो R2 की जगह पर इस प्रतिरोध को हटा देंगे, और हटाने के बाद ये जो हमारा बीकर है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, मतलब एक वायर इधर से और दूसरा वायर इधर से लगा देंगे, और हम गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य करके फिर इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे और X की वैल्यू निकालते हुए उसके लिए C का मान ज्ञात कर लेंगे। दैट विल बी सॉल्व। सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है L/A। दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और उसके बीच दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A के अनुपात में जो वैल्यू आएगी, यानी ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, और ए क्या है, सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यही बराबर होता है कप्पा बाई सी के। कप्पा है विशिष्ट चालकत्व और ये है चालकत्व। इसका जो रेशियो होता है वही होता है सेल स्थिरांक या C।